लास्ट में हमने ये देखा था ट्रीटमेंट और प्रोसेस। किसके लिए शेड्यूल टू? शेड्यूल टू किसके लिए? शेड्यूल टू में कोई एक्टिविटी है आपकी, वो सर्विस है या गुड्स है, ये क्लियर हो जाता है एक्टिव शेड्यूल टू में। शेड्यूल टू जब हमने शुरू किया था तो उसमें क्या पढ़ा था? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसमें हमने तीन एंट्री देखी, ट्रांसफर वाली, दूसरी लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और तीसरा ट्रीटमेंट और प्रोसेस, और चौथा भी है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। अब बिजनेस में असेट दो तरह की होती है, दो टाइप की होती है। एक असेट कौन सी होती है बिजनेस में? फिक्स असेट। दूसरी कौन सी होती है? करंट असेट। अब यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि ट्रांसफर ऑफ फिक्स असेट, ये नहीं लिखा। अगर उनको बिजनेस असेट वो बोल रहे हैं तो इसमें दोनों असेट इंक्लूसिव होनी चाहिए ना। बिजनेस असेट बोल तो बिजनेस के जो असेट लिए, फिक्स असेट भी है, करंट असेट भी है। इसमें वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, अब गुड्स वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ट्रांसफर्ड, मतलब वो बैलेंस शीट में असेट साइड में गुड्स दिखा रहा है, वो असेट का पार्ट है, असेट का पार्ट है। सपोज आपके पास 4 मशीनरी है, तो 4 में से एक मशीनरी ट्रांसफर की, या आपके पास कोई स्टॉक पड़ा है, सीमेंट के पैकेट्स पड़े हैं, सीमेंट के बॉक्सेस पड़े हैं, तो उसमें से समझो 1000 बॉक्सेस है, 100 ट्रांसफर किए, बराबर है। वो स्टॉक है, होता है इनपुट्स का हो, सेमी फिनिश गुड्स का हो, फिनिश गुड्स का हो, कुछ भी हो, तो स्टॉक है या फिक्स एसेट है कोई, तो द गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ अ बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज ऑफ बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन। कौन पर्सन? कैरिंग ऑन द बिजनेस, सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट। उस एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, इसके आगे वो एसेट का पार्ट नहीं होगी, एसेट में इंक्लूड नहीं होगी, उसको निकाल दिया बाहर। डायरेक्शन किसका था? जो ओनर है, कैरिंग ऑन बिजनेस, जो बिजनेस करता है, उसके डायरेक्शन से, उसकी इच्छा से उसको निकाल दिया। अब उसको जो ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे एक वर्डिंग था देखो ऐसा, वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। यहाँ पे बताना क्या था? जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो एक्टिविटीज हुई है, वो गुड्स की हुई है या सर्विसेज की हुई है, तो उसका कंसिडरेशन दिया हो नहीं दिया हो, इसकी बात तुम यहाँ पे क्यों बता रहे हो? तो इससे कुछ कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसको यहाँ से हटा दिया अमेंडमेंट करके। अभी ये नहीं है, होने से कुछ गलत मतलब नहीं निकल रहा था, लेकिन वो यहाँ पे ये वर्डिंग रखना नेसेसरी नहीं था। अपने आपके पास 4 कंप्यूटर है, अब वो पुराने हो गए, 3 तो ठीक चल रहे, एक थोड़ा ज़्यादा पुराना है, तो आपने किसी को दे दिया। हो सकता है आपका कोई ऑफिस बॉय है, उसका लड़का है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, आपने बोला रही उसको काम पे आ जाएगा, आपने को तो एक्स्ट्रा पढ़ा है, उसको दे देते, चलो दे दिए। अब उसमें से आपने वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, पैसा नहीं लिया होगा उससे, पैसा नहीं लिया, तो ये अभी सच ट्रांसफर और डिस्पोजल इज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द पर्सन, बस वो यही बचा है, यही बचा है बस। कोई कपाट है ऑफिस में, कुछ भी फर्नीचर है, कपाट मतलब क्या हो गया? फर्नीचर हो गया, थोड़ा पुराना हो गया या छोटा है, वो बड़ा चाहिए, तो ओनर ने बोला रहे ये इसमें अपना पूरा फाइल नहीं बैठ रहा है, नया लेके आओ, तो लेके आए नया फर्नीचर। अब पुराना वाला क्या करेंगे? तो जो ऑफिस स्टाफ होता है, कोई भी किसी को चाहिए वो लेके जाओ, कबाड़ी तो अपने को 100 रुपये भी नहीं देगा, तो अच्छा है किसी को अगर चाहिए तो वो लेके जाए, तो जो चाहिए वो लेके जाए, तो डिस्पोजल हो गया ना उसका, निकाल दिया उसको। सच ट्रांसफर और डिस्पोजल इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द पर्सन। अब ये जो अमेंडमेंट होता है, ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट में पार्लियामेंट में पास हो गया, लेकिन कोई भी जो एक्ट है अपना CGST और AGST दोनों पैरेलल चलते हैं ना। अब CGST में अमेंडमेंट हो गया और AGST में नहीं हुआ तो नहीं चलेगा ना।
पार्लियामेंट का सेशन जब चल रहा था तब उन्होंने वहाँ फाइनेंस बिल रख के उसमें अमेंडमेंट कर लिया। अब जैसा जो स्टेट असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उनका जब वहाँ पे सेशन बनेगा स्टेट का, उनका जब विधिमंडल का उनका सेशन होगा, तब उसमें क्या करेंगे, वो जीएसटी का भी बिल रखेंगे और फिर उसको पास होने के बाद में उसका कानून जो भी बदल जाएगा, तब एजीएसटी भी अमेंड हो गया, सीजीएसटी भी अमेंड हो गया, दोनों अमेंड हो गया तो नया जो बदला हुआ वो एप्लीकेबल करने के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तब जैसा इन्होंने अभी पहला एक स्टेप होता है, अब अमेंड कर लो, अमेंड करने के बाद में जब आपको लगता है तब से उसको एप्लीकेबल करो। सेशन तो हुआ फरवरी में, उसके बाद उसका बिल रखा, पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर असेंट कर दिया। वैसे ही स्टेट में राज्यपाल होता है, वो साइन करता है। सेशन हो गया विधिमंडल का, एजीएसटी का अमेंडमेंट होने के बाद में राज्यपाल ने साइन किया, अब कानून क्या हो गया, बदल गया, अमेंडमेंट हो गया अभी। लेकिन उसको एप्लीकेबल करने के लिए अगर उनको लगता है जून में करेंगे तो वो जून में करेंगे, जुलाई में करेंगे तो जुलाई में करेंगे। इसके लिए देखो कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अभी जुलाई से एप्लीकेबल हो गया बहुत बार, क्योंकि उनको सुटेबल टाइम जब लगता है तब वो एप्लीकेबल करते हैं। तो गवर्नमेंट को अमेंडमेंट होने के बाद में उसको एप्लीकेबिलिटी कब से चाहिए, वो डिसीजन लेने का उनके पास राइट है, वो अधिकार उनके पास है कि नहीं हमने तो अमेंडमेंट कर लिया है लेकिन इसको एप्लीकेबल करो 1 जुलाई से होगा। लेकिन जैसे वो एप्लीकेबल हो जाता है, अभी हमने तो फाइनेंस एक्ट देख लिया है तो तुरंत हम यहाँ पे ऐसे उसको निकाल नहीं सकते उसको, अभी एप्लीकेबल नहीं हो गए। नहीं समझ लेते अरे ये अभी चेंज होने वाला है, अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, नोटिफाई करके इसको एक्टिवेट करेंगे, कब करके देखते हैं, अभी ये स्टडी करना पड़ता है। बजट जब आ गया तो फाइनेंस एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए, जीएसटी में कुछ चेंज हुआ क्या, इनकम टैक्स में क्या चेंज हुआ क्या, ये देखना पड़ता है। और फिर उसको कब से लागू किया, लागू करने का डेट अलग होता है। लागू तभी कर सकते हैं जब आपने उसको अमेंड किया हो। आपको खाना बनाना है, खाना तभी बना सकते हो जब आपने जो बनाने का है उसका सामान आप लेके आए हो। तो लेके तो आप महीने का एक ही बार आते हो और महीने भर उसको यूज करते हो, वैसे ही है। उन्होंने अमेंडमेंट कर ली, अब उसको जब चाहिए तब एप्लीकेबल कर सकते हैं, तब तक तो पुराना लॉ ही चलेगा। जब उसको अमेंड करेंगे तब उस डेट से ये एप्लीकेबल हो गया। और दूसरा एक राइट उनके पास ये है कि अभी वो उसको एप्लीकेबल कर रहे हैं तो आज से करेंगे या 1 जुलाई 2017 से करेंगे, ये भी राइट रहता है। अब ये इधर जरूरी नहीं था तो इसको डालना ही नहीं चाहिए था, तो ऐसा समझ लो कि 1 जुलाई से ये यहाँ पे था ही नहीं। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, प्रीवियस डेट से हो गया, वो डेट बदलेंगे वो, तो उनको लगता है जो जब लॉ अप्लील होगा तभी से, तो 1 जुलाई से, तो करंट डेट से या पिछले वाली डेट से, दोनों डेट से अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो सकता है। अब एग्जांपल देखो, एंड जनता कोऑपरेटिव बैंक, एंड जनता कोऑपरेटिव बैंक disposes its used computer for ₹500 by giving it to a charitable organization. The disposal of the computer is supply of goods and subject to GST. Second example, GST registered retailer, GST registered retailer is in the business of supplying mineral water. एक रजिस्टर्ड रिटेलर है, वो मिनरल वाटर का सप्लायर है. His family is consuming 100 bottles of mineral water regularly every month. अब ये खुद को ही सप्लाई किया उसने. The disposal of the mineral water for his family's consumption is supply of goods and subject to GST. Star Furniture Enterprises, a sole proprietor, is in the business of selling furniture. Its owner took a set of furniture to furnish his bedroom permanently. परमानेंटली ट्रांसफर हो गया खुद के लिए. अब खुद के लिए कोई बेड, उसको बेड चाहिए
कुछ भी फर्नीचर चाहिए तो वो क्या दूसरे सप्लायर से लेगा, अपने ही दुकान से लेके जाएगा, लेकिन वो भी क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो गया और उसके ऊपर भी उसको जीएसटी देना चाहिए। द ट्रांसफर ऑफ द फर्नीचर बाय द ओनर वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन इज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सब्जेक्ट टू जीएसटी। यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्लियरिटी के लिए डाला था वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, तो यहाँ पे वो जरूरी नहीं था। आपको काम क्या दिया है, आप ये बताओ जो ट्रांसफर हुआ है, एक्टिविटीज जो है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट हुआ है, वो परमानेंट हुआ है या टेम्पररी हुआ है। यहाँ परमानेंट हुआ है तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो गया। इतना ही बताओ पैसा लिया कि नहीं लिया, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है इस ट्रांजैक्शन में। ऐसे कुछ रिप्रेजेंटेशन पब्लिक से गवर्नमेंट को जाते हैं कि आप ये डाल के कंफ्यूजन बढ़ा रहे हो, ये अननेसेसरी है, इसको निकालो, तो इसको निकाल दिया। कोई मीनिंग दूसरा नहीं आ रहा था इससे, लेकिन वो अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था या यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं थी। दूसरा अभी देखो उसमें पैरा 4 में बी है, हम देख रहे हैं पैरा 4 ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट का। अब यहाँ पे देखो वेयर और बाय अंडर द डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस। जिसका बिजनेस है उसको चॉइस है ना, मैं असेट रखूँ या ट्रांसफर करूँ। गुड्स हेल्ड और यूज फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस, घर का कोई सामान नहीं है, बिजनेस का ही है। आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज, आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज का मतलब अभी बता दो आगे कैसा है। एक तो जो चीज बिजनेस के लिए यूज होनी चाहिए वो तो बिजनेस के लिए आपने किसी और को दी। एक प्राइवेट का अपोजिट वर्ड क्या, पब्लिक। पब्लिक को देते हैं और पब्लिक से पैसा लेते हैं तो बिजनेस का पार्ट हो गया। लेकिन प्राइवेट यूज मतलब किसी पहचान वाले को कुछ गुड्स दिया, यूज करो इसको, कुछ चाहिए ना मेरे पास आप यूज करो, यूज करने को दिया, प्राइवेट यूज। आर यूज और मेड अवेलेबल, या उसको अवेलेबल करके दिया टू एनी पर्सन फॉर यूज, दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए दिया, ये प्राइवेट यूज हो गया। आपका धंधा नहीं है वो देने का ऐसा, या धंधे का भाग समझ के नहीं दिया, फर्दरनेस ऑफ बिजनेस की प्रोसेस में नहीं दिया, जस्ट प्राइवेट यूज करने को दिया फॉर एनी पर्पस अदर देन पर्पस ऑफ द बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस नहीं है वो, पर अदर देन बिजनेस पर्पस दिया फॉर यूसेज, द यूसेज और मेकिंग अवेलेबल ऑफ सच गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। परमानेंटली नहीं दिया है, यूज करने को दिया, यूज करने को दिया। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रमेश एंटरप्राइज is a supplier of tent. The company lends a few tents to its manager for his son's wedding. The private usage of the tents by the manager, with or without a consideration, is deemed as supply of services by the company to him. उसके काम के लिए जो धंधा ही है वो अपने लिए भी काम को लगता है ना, लेकिन तुम तुम्हारे लिए भी यूज करो तो भी वो सप्लाई है और उसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए। सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो पहले आपने एग्जांपल देखा है, उसमें जो बिजनेस असेट थी वो बिजनेस असेट परमानेंटली ट्रांसफर हो गई, यहाँ पे यूज करने के लिए दी, प्राइवेट यूज करके काम हो जाए तो वापस में दे देगा वो, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। मिस्टर योगेश gives generator sets on the rental basis to various customers. ये बिजनेस के लिए वो देता है किसी को। He gives a generator sets to his brother-in-law for a period of 1 month in January 2020 on the occasion of some function in the home of his brother-in-law, and thereafter generator brought back to the showroom of Mr. Yogesh. मतलब उसको सेल नहीं किया, उसको यूज करने के लिए दिया, वापस लिया। तो ये जो कुछ पीरियड के लिए ट्रांसफर किया था, उसको यूज करने को दिया था या उसको अवेलेबल करवाया था, द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग अवेलेबल द सेट जनरेटर फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ ब्रदर इन लॉ ऑफ मिस्टर वाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा।
हम देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 2। अब उसमें ए बी हो गया, अब सी देखो। वेयर एनी पर्सन सीजेस मतलब बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, क्लोज कर दिया। वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन मतलब वो अनरजिस्टर्ड हो गया, उसने खुद को डी रजिस्टर कर लिया। ओके, एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम मतलब जो बैलेंस शीट में जो असेट्स है, चाहे फिक्स असेट होगी या कोई स्टॉक में कुछ मटेरियल होगा, shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before the ceases to be a taxable person। जब उसने डी रजिस्टर कर लिया उसके पहले वो जो मटेरियल पड़ा था वो उसने खुद को ही बेच दिया है, सप्लाई कर दिया है, ऐसा माना जाएगा और वो सप्लाई गुड्स होगा। मतलब इसको डी रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस डीम सप्लाई ऑफ गुड्स इन स्टॉक। इसमें एक दूसरा दिया है अनलेस कोई बिजनेस है वो पूरा की पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया किसी और को, तो उसको कहते हैं गोइंग कंसर्न। बिजनेस ट्रांसफर एज गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। द बिजनेस इज ट्रांसफर द गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। या कोई ऐसा सेपरेट यूनिट है वो ट्रांसफर कर दिया। जो कंपनी है वो कुछ ऐसा अलग अलग फूड आइटम बनाती है, तो उसका एक यूनिट है जिसमें वो कुछ जूस बना है, बाकी कुछ दूसरे और भी उनके पास आइटम है, लेकिन जूस वाला एक अलग प्लांट है, उनसे नहीं चला या उसका मार्केट नहीं हुआ। प्रोडक्ट तो अच्छा था लेकिन वो मार्केट नहीं कर पाए, दूसरी कंपनी का ज़्यादा प्रोडक्ट चलता है वो लेवल का, इनका नहीं चला। तो समझो उन्होंने डिसाइड किया कि अपने वो लॉस में चल रहा है और आगे भी प्रॉफिट होगा, अपने पास कोई सिस्टम नहीं है ऐसा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो इसको बंद ही करेंगे तो ठीक है बंद कर दें। तो उनको दूसरा लेने वाला अच्छा कोई मिल गया, जो उनका जो लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो रहा है, मुझे प्रोडक्ट अच्छा है, आपने थोड़ा बहुत तो नाम किया है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो लेने के वो तैयार हो गया। तो अगर ये बिजनेस का पूरा ट्रांसफ़र किया या कोई सेपरेट यूनिट है उसका ट्रांसफ़र किया तो उसको गोइंग कंसर्न बोलते हैं। और ये जो गोइंग कंसर्न पूरा ट्रांसफ़र होता है ये सर्विसेज में आता है, ये सर्विस में आता है। और इसका जो सेक्शन 11 में एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है, इसके लिए एग्जम्पशन है, इसके लिए एग्जम्पशन है, इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए जो आप बिजनेस क्लोज कर रहे हो, वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो वो जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं, कैंसिल करके वो बिजनेस किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है पूरा, तो फिर वो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स नहीं होता, ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस होता है। इसके लिए अनलेस बोला। हाँ, वो टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है, हम यहाँ इतना ही देख रहे हैं कि वो ट्रांसफ़र गुड्स का हो रहा है, सर्विस का हो रहा है। डी रजिस्टर करके पूरा बिजनेस अगर ट्रांसफ़र करता है, सारी बिजनेस ऐसे ट्रांसफ़र करता है, एज ए गोइंग कंसर्न अगर है, तब गुड्स का ट्रांसफ़र नहीं होता, तब सर्विस हो रही। लेने वाले के लिए जो इनवॉइस वो बनाएगा वो सर्विसेज का बनाएगा, या फिर जो ट्रांजैक्शन है वो सर्विसेज का है। मतलब जो परचेज ऑर्डर है, सेल ऑर्डर है, मैं मेरा बिजनेस आपको दे रहा हूँ, तो मेरा प्लस माइनस पूरा आपको देना पड़ेगा, मेरा गुडविल आपको मिलेगा, मेरा जो मार्केट में कस्टमर एस्टैब्लिश है वो आपके मिलेंगे, सप्लायर आपके लिए, जो पीओ है, एसओ है, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, सब कुछ, जो स्टाफ है जिसको रखना है रखो, निकालना है निकालो, पूरा फर्नीचर, स्टाफ, ऑर्डर्स, रिपोर्टेशन, सब कुछ मिलेगा। तब ये पूरा अगर वो ले रहा है गोइंग कंसर्न, आगे यूज करेगा नहीं करेगा, रखेगा नहीं रखेगा उसके ऊपर, लेकिन ये मैं तो पूरा दे रहा हूँ, तो ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं है, ट्रांसफर ऑफ सर्विस है।
दूसरा, द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। किसी का बिजनेस है, वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम के लिए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव किसी को बोला, आप मेरा रिप्रेजेंटेटिव, आप काम करिए मेरी ओर से, ऑन बिहाफ अपनी ये काम करो, तो ये उसको कंट्रोल दिया उसका एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं है। ये दो ट्रांजैक्शन जो दो यहाँ पे एक्सेप्शन दिए, इसमें ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं होगा। किसी को मिल रहा है वो, लेकिन वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं है। ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं है। Mr. A is a GST registered shoe store owner, as his business has substantially reduced over the last year. Business कम हो गया और उसने डिसीजन लिया to close the business and retire. At the time of deregistration, he has goods on hand valued stock of rupees 5,000. The stock of rupees 5,000 shall be deemed to be supplied by him. वो उसने खुद को ही दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, ऐसा समझा जाएगा। तो हमने 3 ट्रांसफर देखे अभी। ए में देखा कि ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, वो परमानेंटली होता है तो गुड्स का है। दूसरा, पुटिंग गुड्स टू प्राइवेट यूज या मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू अदर पर्पज, अदर बिजनेस पर्पज, गुड्स टू अदर फॉर नॉन बिजनेस पर्पज, तो वो सर्विस है। और तीसरा अभी डीरजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स, डीम सप्लाई ऑफ गुड्स इन स्टॉक। चार पैरा हो गए अपने। शेड्यूल में सेक्शन नहीं बोलते, शेड्यूल में पैरा बोलते हैं। तो अभी ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज 5th पैरा में कुछ एक्टिविटीज है जिनको सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा गया है। तो फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नेमली रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। Rama rented her shop. Rama rented her shop to Jaya. Rama ने जया को रेंट पे शॉप दिया for her business for a period of 1 year. Here renting of Rama's shop will be treated as supply of service. कंस्ट्रक्शन होता है ना, बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, उसके लिए एंट्री है construction of a complex building, civil structure or a part thereof, including a complex or building intended for sale to a buyer wholly or partly. बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग में 10 फ्लैट बन गए, तो उसमें से एक बेच दिया। एक ही बेचेगा ना, एक को 10 लोगों को एक एक करके बेचेंगे, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, इसमें मटेरियल भी लगा होगा, मटेरियल को यूज किया होगा और वो बन गया। उसका पर्पस क्या है? इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर। ये उसका पर्पस है कि इसकी लिए बना के ले रहे। तो वो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का, सिविल स्ट्रक्चर का, या उसका कोई पार्ट बना रहे, पूरा नहीं बना रहे, 2 फ्लोर बन गए, तीसरा फ्लोर बना के दो, कुछ भी होना हो उसमें, या रिपेयरिंग के लिए कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी हो, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग बन रही है, यस, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर होल्डी और पार्टली, ये सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब एक्सेप्ट क्यों लिखा है यहाँ पे? एक्सेप्ट क्यों लिखा? अगर आप बिल्डिंग को खरीदते हो तो जीएसटी लगता भी है या लगता नहीं, 2 ही चीज होती है, दोनों हो सकते हैं। जीएसटी बिल्डर लेगा भी और नहीं भी लेगा। बिल्डिंग के बाहर लिखा रहता है, कोई पूरे अभी सेल नहीं हुआ, वहाँ लिखा रहता है सीसी रिसीव्ड नो जीएसटी, ओसी रिसीव्ड नो जीएसटी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ये 2 सर्टिफिकेट होते हैं। अब अगर वेयर द एंटायर कंसिडरेशन, जो पूरा कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तब वो सर्विस नहीं कहा जाएगा।
entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. तो पहला ऑक्यूपेशन हो, कभी कभी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई लेकिन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो पहला ऑक्यूपेशन है, फर्स्ट ऑक्यूपेशन या कंप्लेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये दोनों में से जो पहले हुआ वो कब हुआ? कंसिडरेशन पूरा आपने सीसी रिसीव्ड होने के बाद दिया या ओसी रिसीव्ड होने के बाद दिया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। एक्सेप्ट लिखा ना, नहीं है। सीसी रिसीव्ड होने से पहले पार्ट पेमेंट ये 1 रुपये भी दिया हुआ तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। अपनी बुकिंग किया, बुकिंग अमाउंट दो 5,000 दो या 1 रुपीज दो, बाद में बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, सीसी मिलेगा तब बाकी का पेमेंट दो। ऐसा भी अगर उसने किया होगा तो भी पार्ट कंसिडरेशन कब दिया? सीसी रिसीव होने से पहले या फर्स्ट ऑक्यूपेशन होने से पहले, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। शेड्यूल 3 में एंट्री है, अगर लैंड बेचते हो, लैंड ट्रांसफर करते हो तो वो गुड्स का भी सप्लाई नहीं है, सर्विस का भी सप्लाई नहीं है। और अगर वहाँ पे ये लिखा है अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग का अगर सप्लाई होता है वो सीसी देने से पहले है तो सर्विस है, सीसी मिलने के बाद में अगर तो वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो सप्लाई में आएगा ही नहीं। इसके लिए तो नो जीएसटी लिखते हैं, सीसी रिसीव नो जीएसटी। अब वो सप्लाई में नहीं आ रहा, आपको पूरा अमाउंट सीसी आने के बाद ही दे रहे हैं, तो अभी जीएसटी के कंट्रोल से बाहर हो गया, जीएसटी के स्कोप से बाहर हो गया, जीएसटी के स्कोप में ही नहीं हो। तो शेड्यूल 3 में ऐसी एक्टिविटीज है जिसके ऊपर जीएसटी आता ही नहीं, ना गुड्स का सप्लाई है ना सर्विस का सप्लाई है, ये शेड्यूल 3 में एक्टिविटीज है। फिर ये एंट्री वहां चली जाती है, एक्सेप्ट में जो दिया है वो वहां पे सीसी आ गया, सप्लाई गुड्स का भी नहीं है सर्विस का भी नहीं है। तो अभी तो पार्ट पेमेंट किया है तो अपना ये एंट्री एप्लीकेबल होगा, बी वाला ये पार्ट पेमेंट कर दिया, बिल्डिंग तो बन रही है अभी तो लैंड ही है, मुहूर्त है, मुहूर्त पे ही बुकिंग हो गया। अब जो पेमेंट हुआ वो जीएसटी लगेगा उसके ऊपर और ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। आपको फ्लैट आगे मिलने वाला है, ये शॉप आगे 3 साल बाद मिलने वाला है, लेकिन जो जिसके लिए आप कंसेशन दे रहे हो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। हाँ, तो कंपेटेंट ऑथोरिटी का मतलब द एक्सप्रेशन कंपेटेंट ऑथोरिटी मीन्स द गवर्नमेंट और एनी ऑथोरिटी ऑथोराइज्ड टू इशू completion certificate under any law for the time being in force, and in case of non-requirement of such certificate from such authority from any of the following, namely an architect registered with the Council of Architecture constituted under the Architect Act 1972, a chartered engineers registered with the Institution of Engineers or licensed surveyor of the respective local authority of the city और टाउन और विलेज और डेवलपमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी। कंपेटेंट अथॉरिटी में कौन कौन आते हैं, मतलब आपको जो परमिशन लेना पड़ेगा वो इनसे लेना पड़ेगा। कंपेटेंट अथॉरिटी सर्टिफिकेट, इसके लिए आगे ऊपर जो वर्ड दिया कंपेटेंट अथॉरिटी, वेयर रिक्वायर्ड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी। कंपेटेंट सर्टिफिकेट कौन देगा, तो नैना होगा तो नैना देगा, सिडको देगा, महानगर पालिका, बस इसके पास। द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स एडिशंस अल्टरेशंस, ये बोला 2 फ्लोर है तो 1 बढ़ा दिया, तो कंस्ट्रक्शन में वो भी आएगा, इंक्लूड्स अल्टरेशन, एडिशन, अल्टरेशन, रिप्लेसमेंट और रीमॉडलिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर। तो ये जो बताया उसका यहाँ पे, और ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया। ये साइड ऑफिस है, फ्लैट वैल्यू 80 लाख है, अब 80 लाख का फ्लैट
अब काम चल रहा था तब आप बुकिंग करने जाते हो, हाँ, तो हो सकता है आपने पहला इंस्टॉलमेंट दिया बिफोर कंप्लीशन, कुछ अमाउंट है, दूसरा कंप्लीशन कुछ अमाउंट है, बाकी का कंप्लीट होने के बाद। आफ्टर। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस है और जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा आपने 1 रुपीज़ दिया जब बुकिंग हुआ, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट था वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आधे के बाद दिया, तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। और तीसरा केस, कुछ दिया ही नहीं जब बिल्डिंग बन रही थी, कंप्लीट होने के बाद में पूरा पेमेंट दिया 80 लाख का, नॉट अ सप्लाई, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। इसलिए हम लोग ऐसे ही करते हैं, हाँ, पैसा कंपनी में नहीं लेते, हम बुकिंग लेते हैं और कंपनी में नहीं लेते, ऐसे लोन खड़ा रख देते हैं कोई पार्टनर के नाम पे और पार्टनर कंपनी में पैसा डाल देते हैं और काम चालू होता है। और जब सीसी आ जाता है, ओसी आ जाता है, तो उसके बाद वो पैसा घुमा के और फिर उससे कंपनी में पैसा ताकि हमको जीएसटी का मतलब सस्ते में बेच सकते हैं, मतलब उसका कोई फायदा तो नहीं है, वो जीएसटी देंगे, उसका कोई आईटीसी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो पब्लिक को उतना कॉस्ट कम लगा के पैसा तो लेते हैं, और उसको बाद में जब बुकिंग उसका क्लियर हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बस, ठीक है। शेड्यूल 2 जैसा मैंने बताया, वैसे शेड्यूल 3 में भी एंट्री है, तो उसका यहाँ पे रेफरेंस दिया है। अब ये ऐसा रेफरेंस क्यों दिया है, बाद में आप शेड्यूल 3 पढ़ लोगे, उसके बाद जब आप रिवीजन करने को आओगे तब आपको रेडी रेफरेंस के लिए ये रखा है। इसके लिए अभी मैंने बता दिया कि ये एंट्री दोनों साइड है। अगर वो सर्टिफिकेट सीसी मिल जाता है तो एंट्री 3 में वो सप्लाई नहीं होगा, और सीसी मिलने से पहले बुकिंग होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। Supply of services. The following shall be treated as supply of services, namely temporary transfer or permitting the use or enjoyment of any intellectual property right. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड्स फॉलोइंग: कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, डिजाइन्स है, एनी अदर सिमिलर राइट है टू एन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। जैसे सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मिल रहा है यूज करने के लिए, तो वो कॉपीराइट दिया उसने कि आप यूज करो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नॉर्मली ट्रीटेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज गुड्स। सप्लाई ऑफ सर्विसेज कब कहा जाएगा, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और सप्लाई ऑफ गुड्स है सेल, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ आईपीआर शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल देखो, X Limited allows the use of its patent process to Y Limited against consideration ₹95। पेटेंट प्रोसेस करने का पेटेंट दिया उसने। टेम्पररी ट्रांसफर, यहाँ पे टेम्पररी ट्रांसफर है, परमानेंट ट्रांसफर नहीं है। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आप यूज कर सकते हो, हमने कोई इन्वेंशन किया, हमारा कुछ ऐसा है जिसका आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो आप ले लो, वो बेनिफिट तक ही आपको मिल रहा है, आपको उसकी ओनरशिप नहीं या राइट नहीं किसी और को बेचने के लिए। लेकिन अगर वो यहाँ पे परमानेंट का बात ही नहीं है, टेम्पररी का ही बात है। लेकिन यहाँ पे एडिशनली लिखा है, अगर वो परमानेंट ट्रांसफर होता है तो वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स कहलाता है। परमानेंटली दे दिया तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, क्योंकि वो असेट में है। मेरे पास जो कॉपीराइट है, पेटेंट है, वो मेरे असेट में रहते हैं, तो वो असेट बेच दी तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो, लेकिन उसको यूज करने को दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विसेज डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडाप्टेशन, अपग्रेडेशन, इन्हांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। अब जैसे बैंक का सारा जो भी सिस्टम है कंप्यूटराइज हो गया, बैंक ऑफ इंडिया पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजाइन एंड मेंटेनेंस चार्जेस। अब सॉफ्टवेयर तो बन गया, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ नई नई स्कीम अगर बैंक इंट्रोड्यूस करती है, लोन स्कीम है, लोन का इंटरेस्ट चेंज होता है,
कुछ भी नया नया स्कीम आता है, नया गवर्नमेंट की कोई स्कीम है वो भी आगे इंट्रोड्यूस वो कर रहे हैं, तो फिर उनको सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर का एक बार बनने के बाद में भी आगे डेवलपमेंट, डिज़ाइन, मेंटेनेंस भी चलता रहता है। तो ये सर्विसेज जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी डिज़ाइन, मेंटेन, डेवलप एंड अपग्रेड एंड बैंकिंग सॉफ्टवेयर फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बैंक, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। The transaction between software development company and Bank of India is supply of service. कस्टमर देखो सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, दूसरे रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मैं MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर लेता हूँ तो इसमें मैं कुछ भी चेंजेस नहीं चाहता, जैसा है वैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, ये लाखों में वो उसका सीडी बना देते हैं, या आप डाउनलोड कर दो, यूज़ करो, आपको उसकी लाइसेंस की मिल जाएगी, अभी यूज़ करो। तो इसको प्री पैक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। द सेल ऑफ प्री पैक सॉफ्टवेयर ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है। लेकिन लाइसेंस जो होता है, लाइसेंस टू यूज प्री पैक सॉफ्टवेयर, ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। जो टेलर मेड सॉफ्टवेयर होते हैं, इट इज अ टेलर मेड, बैंक के लिए बना के लिया, वो टेलर मेड सॉफ्टवेयर है। तो कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको सर्विस देंगे, ये सब कुछ सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है। प्री पैक सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा नहीं होता, आगे कोई सपोर्ट या ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बस अब ये गेम दिया, ये गेम को यूज़ करो। अब गेम तो सॉफ्टवेयर ही है ना, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो एक्सेप्शन हो सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया, यहाँ पे एंट्री क्या है, सप्लाई सर्विस कब होगा, जब डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, इनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, ये है स्पेसिफिकली। तो प्रीपैक सॉफ्टवेयर में गेम आपने परचेज किया, उसमें कुछ है ही नहीं वैसा, ये इन्वॉल्व है, ये सब कुछ इन्वॉल्व है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। या इसमें से कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कुछ हो रहा है इसमें से, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। एक्चुअली है ना, ये मुझे आज ये कंप्लीट करना था। हाँ, बात बता रहे तो मैंने सुना 5 में 3 एंट्री, ये टाइम लेगा, ये 10 मिनट तो कम से कम लेगा। फिर बाकी छोटा आगे 6 और 7, हाँ नहीं, शेड्यूल 3 भी होना चाहिए कल। ये एक्चुअली आज ये होके शेड्यूल 3 डेढ़ घंटे में हो जाता है। अपना थोड़ा क्या होता है, 1.25 घंटा का ही होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, उनके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, 1.5 घंटा भी लेता हूँ और वो ख़त्म कर दो। सुबह टाइम नहीं है, देखो सर का फोन आ रहा है, ठीक है, तो मैं रुकते फिर रुकते।